एक तरफ जहां पे बैंक के स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं, वहीं पे एनबीएफसीज के स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। एनबीएफसीज की जो शेयर्स है उन्होंने बैंक के कंपैरिजन में बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। इवन एनबीएफसीज की जो ग्रोथ हुई है वो भी बहुत ज्यादा हुई है बैंक के कंपैरिजन के अंदर। अब आप सोचो, जो इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन, क्या आपको लगता है बैंक सबको लोन देती है, बैंक सबकी नीड पूरी कर पाती है? अगर आज भी कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास जाता है तो भाई, जैसे अगर कोई किसान चले गया, छोटे छोटे बिजनेसमैन चले गए, बैंक वाले साफ लोन देने से मना कर देते हैं। उनकी हाई फॉर्मेलिटीज, हाई रिक्वायरमेंट, सामने वाले की क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी होनी चाहिए, कोई चीज गिरवी रखनी चाहिए। ये सब चीजों के कारण आज तक बैंक, जो भी स्मॉल सेक्टर है या जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सबको बैंक आज तक लोन नहीं देती। 150 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन है और लोन किसको नहीं चाहिए? गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, एजुकेशन के लिए चाहिए, गई शादी आ गई, घर में शादी के लिए चाहिए। मतलब वो एक ऐसा मार्केट है किसको पर्सनल लोन चाहिए, जो सबकी नीड है, पर बैंक वो नीड पूरी नहीं कर पा रहा। और उसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ, उसका फायदा उठा रहा है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो क्या ये नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकता है? आइए अपन डिस्कस करते हैं एनबीएफसी की पूरी कहानी और उसके कुछ 5 स्टॉक जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। हालांकि वो जो भी आपको मैं शेयर्स बताऊंगा वो एजुकेशन पर्पस से, कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? तो चलिए आइए डिटेल करते, पूरी बात करते हैं एनबीएफसी क्या होती है, क्यों इसकी बूम चल रही है अभी एनबीएफसी की, और साथ में इनके कौन से 5 स्टॉक है, डिटेल में अपन एनालिसिस करते हैं। बट हाँ, उसके पहले किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी, वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। सबसे पहले आप समझो बैंक वर्सेस एनबीएफसी होता है क्या, कि एनबीएफसी क्या होता है। देखो, बैंक तो आप समझते हो, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है लोगों से डिपॉजिट लेके लोगों को लोन देना। एनबीएफसी का भी सेम काम है, लोगों से डिपॉजिट लेके लोगों को लोन देना। मतलब एक जगह से डिपॉजिट लेते हैं, दूसरों को लोन देते हैं, बस इसका एक है। बैंक वाले जो होते हैं वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होते हैं वो ओपन करा सकते हैं। एनबीएफसी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते। मतलब आप यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं करा सकते कि करंट अकाउंट में आपने पैसे डाल दिए, सेविंग अकाउंट में पैसे डाल दिए, वो नहीं होता। बाकी सब कुछ सेम है। अब एनबीएफसी को कुछ फायदा है बैंक के कंपैरिजन में। बैंक को अगर आप देखोगे तो बैंक को कुछ नुकसान है, एनबीएफसी को फायदा है। क्या नुकसान है? यहां पर एनबीएफसी को कोई भी सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट मेंटेन नहीं करनी पड़ती। सीआरआर एसएलआर क्या होता है कि अगर जितना भी बैंक, इनका काम क्या होता है, लोगों से डिपॉजिट लेना। लेट से 100 रुपए की लोगों से डिपॉजिट ली और आगे लोगों को लोन देना। तो बैंक के ऊपर आरबीआई की रेगुलेशन है कि अगर आप 100 रुपए की डिपॉजिट ले रहे हो तो आपको 10 रुपए पहले खुद के पास रखने पड़ेंगे और 90 रुपए का, 90 रुपीज का ही लोन आप लोगों को दे सकते हो। पर एनबीएफसी पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे जीरो सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 100 रुपए की डिपॉजिट ले रहे हो तो 100 के 100 का, 100 के 100 का आप लोन दे सकते हो। ये एक अच्छी बात है कि तो 100% कैपिटल वो वहां पे यूटिलाइज कर सकती है। बैंक के अंदर जो एफडीआई के रूल है वो केवल 74% ही एफडीआई आप ले सकते हो, वहीं पे एनबीएफसी जो वो 100% एफडीआई ले सकती है ऑटोमेटिक रूट की वजह से। ये एक फायदे वाली चीज है। अब सबसे बड़ा जो मार्केट ये यहाँ पे एनबीएफसी लेके बैठी है, वो एनबीएफसी लेके बैठी है जो माइक्रो लोन्स होते हैं रूरल कम्युनिटी वगैरह के, कि जो भी छोटे छोटे लोन होते हैं जिनकी इनकम हाउस होल्ड कम होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फार्मर्स हो गए, छोटे छोटे लोग हो गए। अब उनके केस के अंदर बैंक वाले इनको लोन नहीं देते। अगर आप समझो फार्मर कभी कोई लोन लेने गया, बैंक वाले रुला देते हैं। जेन्युइन बात ये है भाई, लोन नॉर्मल इंसान को भी रुला देते हैं। तो अब ये जो छोटे छोटे वेंडर्स है, छोटे छोटे एमएसएमई बिजनेसेस है, एमएसएमई बिजनेसेस, पर्सनल लोन वगैरह, अब इनकी क्या होती है, एनबीएफसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अगर किसी का क्रेडिट स्कोर खराब है, कोई बात नहीं, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेके लोन दे देंगे। किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो बैंक वाले तो हाथ भी नहीं लगाते, जब तक बैंक वालों को चाहिए कि बिल्कुल हाईएस्ट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। एनबीएफसी इतना नहीं देखती, इवन कम सिक्योर है तो भी वो दे देती है, पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर लेती है। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करती है तो एनबीएफसी की इनकम इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उसने इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करी है। इवन बैंक वाले बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, वही एनबीएफसी लो डॉक्यूमेंटेशन एंड फास्ट प्रोसेसिंग पे डील करती है। इवन आप सबसे बड़ी बात देखोगे, मैंने कहा था इंटरेस्ट मार्जिन इनकी लगभग 6.5% से शुरू होती है। एनबीएफसी की इंटरेस्ट मार्जिन क्या होती है, लोगों से लोन लिया, अज्यूम करो उसने 10% पे लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करी है, तो एनबीएफसी को लोगों को 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। पर अब वो जब लोग सामने वाले को लोन देगी तो लोन वो देगी अप्रोक्सीमेटली 17% पे। तो बीच का जो गैप हो गया वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जैसे यहां पे हो गया 7% वो इंटरेस्ट अर्न कर रही है। तो एनबीएफसी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है। भाई बैंक का जो इंटरेस्ट रेट मार्जिन होता है लगभग 3 से 4% पे होता है, तो बैंक का कंपेरेटिवली कम होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनबीएफसी का अच्छा होता है। इवन अगर आप देखोगे, जो मैंने आपको कहा था, जो छोटे छोटे लोन है जनरली बैंक वाले नहीं देते, एमएसएमई वाले रिस्की होते हैं, गोल्ड लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, व्हीकल या फिर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनको लोन। तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी एनबीएफसी ने पकड़ा हुआ है। माइक्रो लोन का 45% मार्केट शेयर इसके पास है, गोल्ड लोन का 50% मार्केट शेयर, अफोर्डेबल हाउसिंग का 38% और कॉमर्शियल व्हीकल्स का 60% मार्केट शेयर इसी के पास है।
वही आप इसके एयूएम की ग्रोथ देखोगे, जो मतलब कि आगे ये कितना लोगों को लोन देने वाला है एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो 17% का प्रोजेक्टेड सीएजीआर चल रहा है। वहीं पे जनरली जो सीएजीआर होता है ना बैंक वगैरह के केस में, वो 10 से 12% का होता है कि उनकी ग्रोथ होती है। यहाँ पे 17% की चल रही है, मतलब एनबीएफसी बैंक के कंपेरिजन में बहुत तगड़ा रिटर्न देता जा रहा है। तो आइए चलो अपन डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से वो 5 स्टॉक है, मतलब जिन पे आपका एनबीएफसी के जो अच्छे खासे ग्रो हो रहे, फंडामेंटल उनके स्ट्रॉन्ग हैं। तो उनकी बात करते हैं, इंक्लूडिंग Q1 2027 के रिजल्ट आए थे, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं, बट हाँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। सबसे पहला स्टॉक अपन बात करते हैं वो है अपना बजाज फाइनेंस, जिसको सब जानते होंगे। देखो बजाज फाइनेंस क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी। ये हर तरह के लोन देता है, चाहे आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस चाहिए, मोबाइल वगैरह खरीदना है, टीवी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, पर्सनल लोन चाहिए, एमएसएमई लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, ईएमआई के कार्ड चाहिए आपको, या फिर आपको जो नहीं था वो ईएमआई वाले जो अगर आप मोबाइल खरीदने गए तो वहाँ पे हर जगह आपको दिख जाएगा बजाज फाइनेंस से आप ईएमआई जीरो कॉस्ट पे करा सकते हो, जीरो कॉस्ट पे करा सकते हो, वो वाला। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसके पास इतने ज्यादा कस्टमर का डाटा है, इसके पास लगभग मान लो 10 करोड़ कस्टमर का डाटा है। हाँ, ओवर 100 मिलियन कस्टमर का डाटा है इसके पास। तो मतलब जब इतना बड़ा डाटा होता है ना, तो वो एक कस्टमर को क्रॉस सेलिंग कर सकता है कि अगर किसी भी कस्टमर ने ईएमआई के थ्रू कुछ भी आइटम परचेज करा, तो अब वो फोन कर करके बाद में क्रॉस सेलिंग कर सकता है कि आपको हाउस लोन की जरूरत है क्या, पर्सनल लोन की जरूरत है क्या। ये तो क्रॉस सेलिंग इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा इंडिया का डाटा पड़ा हुआ है इसके एनबीएफसी के अंदर। साथ में ये अपनी मतलब कंपनी के अंदर ये एआई भी इंट्रोड्यूस कर रहा है कि अब सारा का सारा काम एआई के थ्रू होगा, उससे इसकी कॉस्ट बचेगी। इवन जो कस्टमर की सीवी वगैरह एनालाइज करना, कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करना, किसको लोन की जरूरत है, किसकी क्रेडिट स्कोर अच्छा है, कौन रीपे कर पाएगा लोन या कौन नहीं कर पाएगा, सब एआई के थ्रू करने वाला है। ये एआई पे अच्छा खासा कैपेक्स लगा रहा है यहाँ पर पे, तो ये भी इसको एक अच्छा खासा ग्रोथ ट्रिगर फैक्टर है यहाँ पर पे। बाकी अगर आप इसके फंडामेंटल देखोगे, लास्ट Q1 2027 वर्सेस Q1 2026, तो रेवेन्यू 18% से, प्रॉफिट 27% से ग्रो हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% से ग्रो हुआ है, मतलब 16% चल रहा है। पी इसका ओवर वैल्यूड चल रहा है इंडस्ट्री का 20, इसका 34 चल रहा है। बाकी अगर आप देखोगे इसका जो कॉमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर का जो बिजनेस है वो 102% पे ग्रो हुआ है, डबल मतलब ग्रो हुआ है यहाँ पर पे। बाकी इसका प्लान है कि 150 से 175 न्यू ब्रांचेस से डालने वाला है एफआई 2027 के अंदर। बाकी इसकी एक सब्सिडी आपको पता होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो भी अच्छी खासी ग्रो रही है, उसका 24% एयूएम ग्रो हुआ है और उसका ग्रोस एनपीए भी रिड्यूस होकर 0.29% हो चुका है। बाकी इसके कुछ एनबीएफसी के कुछ केपीआई होते हैं, वो केपीआई भी देखो, जो असेट अंडर मैनेजमेंट, असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब इसने लोगों को कितना ज्यादा लोन दिया है, जितना ज्यादा लोन देगा उतना अच्छी बात है। तो वो इसका 23% से ग्रो हुआ है, जो Q1 26 वर्सेस Q1 27 है। तो ये भी इसका मतलब कंटिन्यूअसली ग्रो पे ग्रो होता जा रहा है, तो इसका ये अच्छा है। जो नए लोन दिए उसने 20% से नए लोन दिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसकी क्रॉस सेलिंग बहुत अच्छी चल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में समझाया था 23% से ग्रो हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। एनपीए इसका रिड्यूस हुआ, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि जो लोग लोन लेके बैंक का पैसा खा के भाग जाते हैं, रीपे नहीं करते, तो वो जितना कम हो उतना अच्छा है। ये देखो कम हुआ फिर और कम हुआ, मतलब इसका एनपीए कम हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट कॉस्ट मतलब कि वो लोगों को लोन देने में उसकी कितनी कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट भी इसकी कम हुई है, ये भी अच्छी बात है। तो मतलब इसके सारे के सारे केपीआईज भी अच्छे खासे चल रहे हैं। तो ऐसे ही अपन बाकी के 4 शेयर और डिस्कस करते हैं, पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन आप एक बार प्रेस कर देना। एंड हाँ, अगर आपको देखो मैं आगे के स्टॉक डिस्कस करता हूँ, पर अगर आपको उसके पहले अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे जिस ग्रुप के अंदर मैं आपको क्या मतलब बताऊंगा, उस ग्रुप के अंदर वो पेड ग्रुप होगा। देखो मैं पहले बता दूं, लगभग आप 400 से 500 रुपए मान के चलो पर मंथ के होंगे, एक बहुत बेसिक मिनिमम अमाउंट है, बाकी बहुत ज्यादा लेते हैं। आपको हिडन स्टॉक का एनालिसिस मिलेगा, कि जो भी हिडन स्टॉक्स होते हैं जिन पे लोगों की नजर नहीं पड़ी, उसका पूरा एनालिसिस दूंगा। कुछ प्राइवेट वीडियोस जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता, वो प्राइवेट वीडियोस केवल ग्रुप मेंबर के लिए होते हैं, वो केवल व्हाट्सएप ग्रुप में जाते हैं। जितनी भी स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज होगी, वो आपको पर्सनली भी मैसेज आ जाएगा, इस ग्रुप में आएगा, साथ में पर्सनल आपको मैसेज भी आ जाएगा अपडेट न्यूज, ताकि आपको अगर कोई भी खुद का डिसीजन लेना है, कोई भी मेजर, तो आप ले सकते हो। आईपीओ एफपीओ बायबैक आर्बिट्रेज की कोई भी ट्रिक्स बन रही है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उस ग्रुप के अंदर। और अगर मेंबर्स चाहे तो मेंबर 2 शेयर का कोई भी एनालिसिस मुझसे पर मंथ पूछ सकते हैं, मैं एनालाइज करके बता दूंगा। पर हाँ, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, केवल एजुकेशन पर्पज से होगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे आपको मैंने एक नंबर दिया, वो नीचे नंबर पे आप मैसेज कर देना, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप लिख के, नीचे नंबर आ रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप करके मुझे मैसेज कर दो। तो अगर कुछ जब भी नया ग्रुप बनेगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। चलो ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। ये कंपनी भी एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी, डाइवर्सिफाइड मतलब वो हर तरह के लोन देती है, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देगी, होम लोन देगी, एमएसएमई को लोन देगी, गोल्ड लोन देगी, मतलब गोल्ड लोन इसका हालांकि नया सेगमेंट है यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये चोलामंडलम का जो फोकस है ना, वो जनरली आउटसाइड मेट्रो सिटी है, छोटी छोटी सिटी नहीं, टायर 2 टायर 3 सिटी है, रूरल एरियाज के अंदर। वहाँ पे फायदा क्या होता है, वहाँ पे जनरली बैंक सक्सेस नहीं कर पाती, मतलब बैंक जनरली छोटी सिटीज के अंदर लोन कम देती है, गाँव वगैरह में लोन कम देती है। तो इसने सारी छोटी सिटी पकड़ी हुई है, मतलब इसका 80% नेटवर्क आउटसाइड मेट्रो एरिया, और वहाँ पर क्योंकि वो
लोन देती है ना, तो लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होते, तो ये इंटरेस्ट भी उनसे ज्यादा लेती है, इसका इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छा होता है इस वजह से। तो बाकी अगर आप इसका रेवेन्यू देखोगे 21% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 46% ग्रो हुआ है, रिटर्न इक्विटी 17% अच्छा चल रहा है, पी रेशियो हल्का सा और ऑलरेडी इंडस्ट्री का 20, इसका 28 चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है ओके। और बाकी इसने अभी रिसेंटली 55,000 करोड़ के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब जो डिबेंचर होते हो आप रेस कर सकते हो, केवल एक तरह से आप पब्लिक से लोन ले सकते हो। बैंक का काम यही होता है कि लोन लेके, मतलब एनबीएफसी का लोन लेके लोन देना, तो ये 55,000 करोड़ का फंड और उठा सकती है मार्केट से, मतलब ले सकती है खुद, ताकि ये लोगों को लोन ज्यादा दे पाए, जिससे ये ज्यादा अर्न कर पाएगी, तो ये एक अच्छी बात होती है। साथ में आप देखोगे ना एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या हुई है, मैनेजमेंट का टारगेट था कि FY27 के अंदर वो लगभग 23% की ग्रोथ को टारगेट कर रहे थे कि उनका असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो लोगों को लोन देंगे 23% से ग्रो होगा। और अभी तक केवल Q1, अभी तक केवल 3 महीने कंप्लीट हुए, उस 3 महीने के अंदर ही उसने 20 से 23% की ग्रोथ ऑलरेडी अचीव कर ली है। तो मतलब अगर साल भर के अंदर इसी हिसाब से चलते रहे तो उसकी जो मैनेजमेंट का टारगेट था उससे भी अच्छा वो ग्रो कर लेंगे। बाकी अगर अपन इसके कुछ केपीआई देखें, डिसबर्समेंट इसका 21% से इंक्रीज हुआ, एयूएम 22% से, नेट इनकम इनकी 27% से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका 0.4% से इंक्रीज हुआ, ग्रोस एनपीए 0.13% से यहाँ पे इसका बड़ा है, ये अलग ही खराब चीज है। यहाँ पर आप देखना इसका एनपीए हल्का सा बड़ा है, ये थोड़ी सी खराब चीज होती है यहाँ पर, ये नेगेटिव चीज है। बाकी सब पॉजिटिव पॉजिटिव था, ये एक नेगेटिव चीज है यहाँ पर। और क्रेडिट कॉस्ट कम हुई है, ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर, ये चलता है। फिर नेक्स्ट कंपनी पे अपन बात करते हैं जो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस ने भी रिसेंटली बहुत बड़ी रैली दी है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर रिसेंटली इसने बहुत बड़ी रैली दी है, तो बहुत ज्यादा बड़ी रैली के बाद एक अच्छी खासी चांस होती है कि थोड़ा बहुत शेयर कूल ऑफ होता ही होता है, एक जनरल सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से देखना भाई यहाँ पर। बाकी अगर आप देखोगे तो इसका भी सेम है कि भाई ये इंडिया का रिटेल जो मेन मतलब जो सबसे बड़ा फाइनेंसिंग के अंदर आता है, जो मेनली व्हीकल्स फाइनेंस करता है, कॉमर्शियल व्हीकल हो गए, यूज व्हीकल हो गए, पैसेंजर व्हीकल हो गए, हर तरह के व्हीकल फाइनेंस करता है। 47 ईयर ओल्ड है, पर हालांकि अभी ये डाइवर्सिफाई होता जा रहा है, एमएसएमई लेंडिंग, गोल्ड लोन, इन सब के अंदर भी उतरता जा रहा है, पर मेनली व्हीकल फाइनेंसिंग का बिजनेस था। इसका भी सेम तरह का है यहाँ पर कि ये मेनली टायर 2 टायर 3 सिटीज और रूरल मार्केट के अंदर है। यहाँ पर 3000 ब्रांचेस चलती है और 10 करोड़ कस्टमर को अप्रोक्सीमेटली सर्व करता है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 1 करोड़ कस्टमर को अप्रोक्सीमेटली सर्व करता है। बाकी अगर आप देखोगे इसका रेवेन्यू 16% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 60% से ग्रो हुआ है, रिटर्न इक्विटी 15%, पी रेशियो भी ठीक चल रहा है, इंडस्ट्री का 20, इसका 23 लगभग ठीक चल रहा है, पर फिर भी इसने रिसेंटली भी बहुत अच्छी खासी रैली एक दी थी। और अब यहाँ पे आप रिसेंटली देखोगे तो एक एमयूएफजी बैंक जो है, एमयूएफजी बैंक ने भी इसकी इक्विटी खरीदी है 39,000 की, मतलब इस बैंक को भी इस पर अच्छा खासा भरोसा है। इसके भी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि अभी आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और बॉन्ड को आप इशू करके लोगों से फंड रेस कर सकते हो, इसके पास फंड आ जाएगा तो इसका बिजनेस ग्रो होगा, मतलब ये लोगों को ज्यादा लोन दे पाएगा, अच्छी बात है। मैनेजमेंट ने रिसेंटली अभी रीअफर्म करा है कि हम FY 2027 के अंदर 18 से 20% का AUM ग्रोथ करने वाले, मतलब लोगों को इतना लोन ज्यादा देने वाले, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। AUM इसका ऑलरेडी 15% से बढ़ गया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका 0.93% से बढ़ा है, ग्रोस एनपीए इसका इंक्रीज हुआ है, ये थोड़ी सी वापस से खराब चीज होती है। बाकी ये सब अच्छा है, ये अच्छा है, क्रेडिट कॉस्ट इसकी कम हुई है यहाँ पर, ये भी एक अच्छी बात है। अब आती है बात मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस मेनली गोल्ड लोन के अंदर डील करता है कि गोल्ड लोन मतलब लोगों को देता है कि ज्वेलरी वगैरह कोई भी गिरवी रख के चले जाओ, गिरवी रखने के बाद ही उसको गोल्ड लोन दे देगा। तो अब अच्छी चीज पता है अभी क्या हुई है कि जो गोल्ड की जो रैली चल रही है अच्छी खासी, गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उस वजह से क्या होता है, जैसे 1 लाख की ज्वेलरी थी, 1 लाख की ज्वेलरी अब अज्यूम कर लो कि मैं डबल कर लेता हूँ कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ के 2 लाख हो गई है, तो पहले वो 1 लाख की ज्वेलरी पे लगभग मान लो कि 1 लाख का लोन देता था, 100 एक बार मान लो एग्जाम्पल 1 लाख का लोन देता था। अब क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, ज्वेलरी की वैल्यू बढ़ गई, तो भाई अब वो 2 लाख का लोन दे पाएगा सेम ज्वेलरी पे, सेम ज्वेलरी पे 2 लाख का लोन दे पाएगा, तो इस वजह से इसका लोन का पोर्टफोलियो बढ़ गया, ये ज्यादा अर्न कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर। अब साथ में ये तो गोल्ड में काम करता है, पर इसकी कुछ सब्सिडी है वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस में काम करती है, जैसे मुथूट मनी है वो व्हीकल फाइनेंस करती है, अदर लोन देती है, माइक्रो फाइनेंस है, मुथूट होम फाइनेंस है, मतलब होम फाइनेंस, एमएसएमई फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, इसकी सब्सिडीज भी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, वो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर है। मतलब रेवेन्यू 34% से, प्रॉफिट 39% से ग्रो हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 20, इसका 10 चल रहा है। मैनेजमेंट ने अभी CNBC TV 18 के अंदर आके रिसेंटली वापस से रीअफर्म करा था कि हमारी जो लोन की यील्ड है वो स्टेबलाइज रहने वाली है 18 से 18.5% पे, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हमारा 10 से 11% रहने वाला है, वो अच्छी बात है यहाँ पर पे। बाकी इसकी जो सब्सिडी देखोगे, सब्सिडी की परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी ग्रो हुई है, जो मुथूट मनी है वो 111% AUM ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 366% ग्रो हुआ है। बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस पहले लॉस में होती थी 128 करोड़, अब वो प्रॉफिट में आ गई 66 करोड़, मतलब इसकी सब्सिडीज भी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है। और बाकी मैंने इसको बता दिया, सबसे मेजर फैक्टर यही था कि गोल्ड का प्राइस बुल रन अभी अच्छा खासा चल रहा है। बाकी आप देखोगे AUM इसका 30% से ग्रो हुआ है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.55% से, ग्रोस एनपीए भी इसका कम हुआ है, अच्छी बात है, क्रेडिट कॉस्ट भी इसकी कम हुई है, ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पर। और अब ये इंडस्ट्री के कंपेरिजन में अंडर वैल्यूड चल रही है।
अब उसके बाद अपन नेक्स्ट एनबीएफसी की बात करते हैं, जो एक पीएसयू है आरईसी लिमिटेड, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो भी हाईली अंडर वैल्यूड चल रहा है। पीएसयू और आरईसी जो इंडस्ट्री का एनबी रेशियो चलता है, पी रेशियो 20, इसका चल रहा है 5 यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे काम क्या है इसका, तो इस कंपनी का काम क्या है, जो आरईसी लिमिटेड है, जितने भी जो पावर के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे पावर के जो भी प्रोजेक्ट होंगे, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी की भी बहुत बड़ी बूम चल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का किसको प्रोजेक्ट लगाना है, मतलब किसी को भी पावर जनरेशन का, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाना है, तो ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ये उसको फंड करता है, कुल मिला के ये उसको फाइनेंस करता है, जितने भी पावर सेक्टर है। और पावर सेक्टर की बूम आपको पता है, पावर सेक्टर अभी बहुत जोरदार तरीके से बूम कर रहा है। रीजन बिहाइंड इट, एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल यूजेस, होम यूजेस, सब जगह पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से इस एनबीएफसी को यहाँ पर फायदा हो सकता है, जितनी ज्यादा पावर की डिमांड बढ़ेगी उनको लोन देगा और उतनी ज्यादा इसकी अर्निंग होने वाली है। पर हालांकि अगर आप देखोगे Q1 2027 के अंदर इसका रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से कम हुआ है, प्रॉफिट 6% से कम हुआ है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। हालांकि एक अभी रिसेंटली इसका कम हुआ है, बाकी अगर आप इसका सीएजीआर देखोगे 1 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो वो ग्रोथ के अंदर है। पर अभी रिसेंट क्वार्टर के अंदर एक कम हुआ है, तो बस एक ये चीज है यहाँ पर। बाकी फिर भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा चल रहा है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। ये कंपनी आपको 6% का तो जनरली एक ऑन एन एवरेज डिविडेंड मिल जाता है इससे आपको। तो आप अगर शेयर भी ग्रो हो रहा है प्लस डिविडेंड भी मिल रहा है, तो ये दोनों अच्छी चीज है। रिसेंटली पार्लियामेंट ने बोला है कि भाई इसको, पार्लियामेंट ने खुद ने बोला है कि इसके असेट रिकवर कराओ, मतलब जो भी स्ट्रेस असेट है, और साथ में इसको और ज्यादा फंडिंग के लिए करो कि भाई इसको फंडिंग और ज्यादा मिले ताकि लोगों को लोन दे पाए। ये पार्लियामेंट में भी ये भी डिस्कस हुआ था रिसेंटली। और साथ में पहले ही केवल पावर सेक्शन के अंदर था कि पावर जो जनरेट करते हैं उन्हीं को लोन देता था, पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट को भी लोन देने वाला है, जैसे रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, एयरपोर्ट हो गए, ये कोई बन रहा है तो इनको भी लोन दे रहा है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन में जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। ये देखो डाइवर्सिफाई कर रहा है नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसका 10% जो लोन बुक है वो 10% लोन बुक इसने नॉन पावर सेक्टर को भी लोन दिया हुआ है यहाँ पे। और अभी बात भी चल रही है आरईसी पीएफसी के मर्जर की, ये भी एक अच्छी बात है। अगर इनका मर्जर हो गया तो आरईसी का शेयर अभी कंपैरेटिवली पीएफसी से कम चल रहा है, तो यहाँ पर इनके शेयर होल्डर को बेनिफिट हो सकता है अगर इनका मर्जर के सही रेशियोज आ गया, स्वैप रेशियो। तो बाकी आरबीआई ने पर एक चीज ध्यान रखना, आरबीआई ने इसको अपर लेयर एनबीएफसी डाल दिया। अपर लेयर एनबीएफसी वो एनबीएफसी होती है जहाँ पे आरबीआई थोड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाता है कि उसको रेगुलेट ज्यादा अच्छे से करता है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है कि आरबीआई ज्यादा रेगुलेट करेगा, हालांकि बहुत बड़ा नहीं पर थोड़ा सा यहाँ पर। लोन बुक बाकी इसकी 7% से ग्रो हुई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.09% से ग्रो हुआ है यहाँ पर। ग्रॉस एनपीए इसका 0.82% से कम हुआ है, अच्छी बात है। क्रेडिट कॉस्ट भी इसकी कम हुई है, अच्छी बात है। मतलब इसकी केपीआईज तो सब कुछ अच्छी चल रही है, एक्सेप्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट इसका Q1 में कम हुआ था, बाकी सब अच्छा चल रहा है। तो ये हो गए अपने टॉप 5 एनबीएफसीज के स्टॉक्स पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन से प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको एनबीएफसी सेक्टर कैसा लगता है, कौन सा शेयर अच्छा लगा, कौन सा खराब लगा, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना तो नीचे नंबर दिख रहे होंगे, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप करके, जब भी नया ग्रुप बनेगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। बाकी आपको और कौन से टॉपिक पे, कौन से स्टॉक्स वगैरह पे, किस सेक्टर पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर उस पर कोशिश करूंगा उस पर वीडियो लाने की भी। बाकी मिलते हैं अपन अपनी अगली वीडियो के अंदर।